हेलो एवरीवन, टुडे आवर टॉपिक इज़ बॉन्ड डिस्टेंस और बॉन्ड लेंथ। हम आज सीखेंगे कि बॉन्ड लेंथ क्या होता है या बॉन्ड डिस्टेंस क्या होता है। देखिए, इस बात को समझने के लिए अगर हमारे पास दो एटम्स हैं, ठीक है, वी हैव टू एटम्स एंड बोथ ऑफ दीज आर कोवेलेंटली बॉन्डेड। दिस इज़ द कंडीशन के उन एटम्स के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। सो व्हाट नाउ हाउ या व्हाट इज़ बॉन्ड लेंथ? हम बॉन्ड लेंथ किसको कहेंगे? वी हैव टू टेक डिस्टेंस बिटवीन बॉन्डेड टू न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स। हमने क्या करना है कि इस न्यूक्लियस की मिड पॉइंट को, इस न्यूक्लियस की मिड पॉइंट को ये डिस्टेंस देखना है, ठीक है। दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ कहते हैं या इसको, और इट इज़ आल्सो टर्म्स एज बॉन्ड डिस्टेंस। So what is bond length? The distance between या internuclear distance between or the distance between nuclei of two atoms which are covalently bonded to each other, जो एक दूसरे के साथ covalent bond बना रहे हों, तो इसको हम क्या कहेंगे? bond distance कहेंगे। So what should be the definition? इसकी definition ये होनी चाहिए कि the distance between two atoms or bonded atoms, two atoms which are joined together by a covalent bond। अच्छा, इधर डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स, न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स, ये इस वर्ड को इधर ऐड करेंगे, ठीक है। बाय अ कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड डिस्टेंस भी कहते हैं। सो बॉन्ड लेंथ कैसे मालूम होगी? बॉन्ड लेंथ इस तरह से मालूम होगी कि हमने एक एटम के न्यूक्लियस, ये दोनों एटम्स ने, फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, ठीक है, इन दोनों ने क्या किया हुआ है? कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है। तो हम इस हाइड्रोजन के न्यूक्लियस की मिड पॉइंट को इस हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के मिड पॉइंट तक डिस्टेंस देखेंगे, ठीक है। सो दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड व्हाट? बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड डिस्टेंस। तो बॉन्ड लेंथ फाइंड कैसे करते हैं, ठीक है। बॉन्ड लेंथ जो है एक्सपेरिमेंटली कैसे मालूम होती है? एक्सपेरिमेंटली बॉन्ड डिस्टेंस को डिटरमाइन करने के लिए दो चार टेक्निक होती है, जिसमें एक्सरे डायफ्रैक्शन मेथड। बॉन्ड लेंथ हम कैसे मालूम कर सकते हैं? कह रहा है कि एक्सरे डायफ्रैक्शन मेथड से आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, फाइंड कर सकते हैं। दूसरा इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन मेथड, इससे भी आप मालूम कर सकते हैं कि किसी भी बॉन्डेड एटम्स में बॉन्ड लेंथ क्या होगी। तीसरा न्यूट्रॉन डायफ्रैक्शन, the fourth method is microwave spectroscopy। so these are the techniques जिससे हम बॉन्ड लेंथ फाइंड कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंटली बॉन्ड लेंथ इज डिटरमाइंड बाय दीज टेक्निक्स। वन ऑफ देम इज एक्सरे डायफ्रैक्शन मेथड, अदर इज इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन, न्यूट्रॉन डायफ्रैक्शन, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी। इन टेक्निक से हम बॉन्ड डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। बॉन्ड लेंथ है क्या? मैं आपको एक मरतबा फिर बताता चलूँ कि इट इज़ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, मिड पॉइंट ऑफ न्यूक्लियस ऑफ वन एटम एंड मिड पॉइंट ऑफ न्यूक्लियस ऑफ अदर एटम। सो ये इंटरन्यूक्लियर जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ, और इसी को ही बॉन्ड डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन यूनिट, क्या यूज़ करेंगे? इट इज़ एक्सप्रेस, क्योंकि एटम्स की साइज़ बिल्कुल छोटी होती है, तो हम इनके छोटे यूनिट्स लेंगे, सच एज एंगस्ट्रॉम, सच एज नैनोमीटर, सच एज पिकोमीटर। सो इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन एंगस्ट्रॉम और पिकोमीटर। नाउ 1 angstrom is equal to 10 to power minus 10 meter. 1 angstrom is equal to 10 to power minus 10 meter, and 1 picometer is equal to
1 picometer is equal to 10 to power minus 12 meter. So we say that 100 picometer is equal to how many angstrom? 100 picometer is equal to how many angstrom? आप कमेंट करें ज़रा, शाबाश। क्या होना चाहिए इसका आंसर? What should be its answer? 1। ओके ओके, यू आर राइट, 1 एंगस्ट्रॉम। क्योंकि देखिए ये 10 टू माइनस 2, 100 यानी ये इसमें क्या ऐड करेंगे 10 टू प्लस 2। व्हेन यू राइट 100 पिकोमीटर इट मीन्स के 10 टू पावर 2 फॉर 100 एंड पिकोमीटर इज इक्वल टू दिस वन। सो यहाँ से क्या हो जाएगा कि इट बिकम्स इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 10 मीटर एंड 10 टू पावर माइनस 10 मीटर इज इक्वल टू एंगस्ट्रॉम। अच्छा, दूसरी बात ये कह रहा है कि ये जो डिस्टेंस जिसकी हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस डिस्टेंस की, दिस इज़ द मिड पॉइंट, दिस इज़ द मिड पॉइंट। कह रहा है कि ये जो डिस्टेंस है जिसको बॉन्ड लेंथ कह रहे हैं, बॉन्ड लेंथ, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है इट इज़ नॉट कांस्टेंट, इट इज़ नॉट कांस्टेंट, ये कांस्टेंट नहीं होता। ये जो न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस जिस डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं, दिस डिस्टेंस इज़ नॉट फिक्स्ड, ये कांस्टेंट नहीं होता, ठीक है, ये वेरी करता है। फॉर एग्जांपल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, फिर कार्बन के साथ कोई और एटम लगा हुआ है तो उससे थोड़ी सी वेरिएशन आती है। वो वेरिएशन कितनी है? इट इज़ नॉट कांस्टेंट, इट इज़ 1% वेरी फ्रॉम एटम टू एटम, एटम टू एटम। कि अगर हम डिफरेंट एटम्स यूज़ करें तो इसका वैल्यू 1% जो है फ्लक्चुएट करेगा, चेंज होगा, ठीक है। अच्छा, बात ये है कि ये पहली बात ये कि कांस्टेंट क्यों नहीं होता। हम कह रहे हैं कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। अब ये कह रहा है कि ये वैल्यू फिक्स नहीं होता। फिक्स क्यों नहीं होता? देखिए एटम्स जो हैं इवन दो दे आर इन बॉन्डिंग, दे आर बॉन्डेड, ये बॉन्डेड हैं, ठीक है, फिर भी इनमें वाइब्रेटरी मोशन होती है, ये टू एंड फ्रो मूव करते रहते हैं वाइब्रेशन के किस्म में, ठीक है। तो इसमें वाइब्रेशनल मोशन होती है। उस वाइब्रेशनल मोशन की वजह से कभी ये नज़दीक आते हैं, कभी दूर जाते हैं, कभी नज़दीक आते हैं, कभी दूर जाते हैं, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस हम लेते हैं ये एवरेज मिनिमम डिस्टेंस होता है, एवरेज मिनिमम डिस्टेंस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। सो व्हाट वी राइट दैट the bond distance is not constant, it varies about 1% from atom to atom or between the same atoms, between the, अगर एटम सेम भी हों फिर भी, ठीक है, इसका जो वैल्यू है वो फिक्स नहीं होगा, कांस्टेंट नहीं होगा, ये थोड़ा सा फ्लक्चुएट करेगा, वेरी करेगा। एंड दिस फ्लक्चुएशन और दिस वेरिएशन इज़ ड्यू टू, मैंने आपको बताया, वाइब्रेशनल मोशन, कि एटम्स जो है अपनी मीन पोजीशंस पे वाइब्रेट करेंगे, इस वजह से ये डिस्टेंस कम ज़्यादा होता रहता है, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से भी जो है डिफाइन कर सकते हैं। डेफिनेशन नंबर 2 इसकी ये भी हो सकता है, द इंटरन्यूक्लियस डिस्टेंस, द बॉन्ड लेंथ इज़, the bond length is internucleus, internucleus means nucleus के बीच में, from one nucleus to other nucleus, internucleus distance when there is maximum overlapping of atomic orbitals concerned। कि जो भी ऑर्बिटल्स बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रही हैं कि उनमें मैक्सिमम ओवरलैपिंग कितनी हुई है। अब जितनी ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी उतना आपको पता है कि इंटरन्यूक्लियस डिस्टेंस कम होगा, यानी बॉन्ड लेंथ क्या होगी? डिक्रीज़ होगी। बॉन्ड लेंथ क्या होगी? डिक्रीज़ होगी, ठीक है। तो जब मैक्सिमम ओवरलैपिंग हो जाए, मैक्सिमम, अब देखें द स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट,
the strength of covalent bond depends upon the extent of overlapping. According to valence bond theory, maximum more the extent of overlapping, the strong will be bond. यानी बॉन्ड उसी जगह बनेगा जब एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग मैक्सिमम होगी, ठीक है। चलिए, कह रहा है कि उस वक्त बॉन्ड लेंथ क्या है, बॉन्ड डिस्टेंस क्या है, इंटर न्यूक्लियस डिस्टेंस क्या है, दो बॉन्डेड एटम्स के जो न्यूक्लियस है उनके दरमियान डिस्टेंस क्या है, मिनिमम डिस्टेंस, दैट मिनिमम एवरेज डिस्टेंस इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। और वो मालूम कब करेंगे, कह रहा है कि द बॉन्ड लेंथ इज इंटर न्यूक्लियस डिस्टेंस वेन देयर इज मैक्सिमम ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स का, ये जो एलिमेंट बॉन्ड बना रहे हैं उनके दरमियान मैक्सिमम अट्रैक्शन हो, तो उसको हम कहेंगे क्या, बॉन्ड डिस्टेंस कहेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट। प्रेडिक्शन ऑफ बॉन्ड लेंथ prediction of bond length from covalent radius कि हम कोवेलेंट रेडियस से बॉन्ड लेंथ कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। देखें, दो एटम्स हैं, वो बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। दो एटम्स बॉन्ड बना रहे हैं तो उनका जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगा ये जो बॉन्डेड एटम्स हैं इनका जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, ठीक है, ये बॉन्ड लेंथ है, इसको अगर हम हाफ करें तो ये क्या हो जाएगा, यानी बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 2, यानी हाफ ऑफ द बॉन्ड लेंथ इज कॉल्ड कोवेलेंट रेडियस। तो आप बताएं, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू कोवेलेंट रेडियस इनटू क्या करें, कोवेलेंट रेडियस इनटू क्या होगा, बॉन्ड लेंथ फाइंड करने के लिए इनटू 2। शाबाश, समझ गए आप, होशियार बच्चे, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ को अगर हम हाफ करते हैं तो हमें कोवेलेंट रेडियस मिलता है। अगर हमें दोनों एलिमेंट का कोवेलेंट रेडियस मिला हुआ है तो हम क्या करेंगे कि उसके कोवेलेंट रेडियस को आपस में मिलाएंगे, सम लेंगे उसका, तो हमें बॉन्ड लेंथ मिल जाएगा, ठीक है। ये कह रहा है कि अब देखें, by adding covalent radius of two atoms we can have kilos value of bond length in non-polar molecules, इवन दो हम वेरी क्लोज कह सकते हैं कि अगर हमारे पास दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं तो हमें वेरी क्लोज बॉन्ड लेंथ मिल सकती है अगर हमें दोनों बॉन्डेड एटम्स के बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस का पता हो। जस्ट हम क्या करेंगे, कोवेलेंट रेडियस को ऐड करेंगे, उसको ऐड करने से हमें बॉन्ड डिस्टेंस मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप बात करते हैं कार्बन कार्बन बॉन्ड की, देखिए द बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज 1.54 एंगस्ट्रॉम। कोवेलेंट रेडियस ऑफ कार्बन इज इक्वल टू, इसको हाफ करेंगे, 0.77 एंगस्ट्रॉम। तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है वो है आपकी कितनी, 0.77 क्या, एंगस्ट्रॉम। जस्ट इसको डबल करेंगे तो हमें कार्बन कार्बन बॉन्ड का क्या मिल जाएगा, बॉन्ड लेंथ मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली द बॉन्ड लेंथ ऑफ क्लोरीन बॉन्ड इज 1.98 एंगस्ट्रॉम, 1.98 एंगस्ट्रॉम। बताएं कि इसका कोवेलेंट रेडियस क्या होगा। कोवेलेंट रेडियस ऑफ क्लोरीन शुड बी हाउ मच,
क्या होगा बेटा, शाबाश, 0.99, ओके, 0.99 होगा बेटा, ठीक है। इसको हाफ करेंगे तो 0.99। अब हमें अगर क्लोरीन मॉलिक्यूल की बॉन्ड लेंथ चाहिए तो हम क्लोरीन के कोवेलेंट रेडियस को जस्ट डबल करेंगे, ठीक है। यानी हम लिखेंगे क्या, 0.99 इंटू 2 विच बिकम्स इक्वल टू 1.98 एंगस्ट्रॉम। आपको बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू मिल जाएगा, आपको बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू मिल जाएगा जब आप अकेले क्लोरीन के कोवेलेंट रेडियस को जस्ट डबल करेंगे, ठीक है। आपको कार्बन कार्बन बॉन्ड का भी एग्जैक्ट बॉन्ड लेंथ मिल जाएगी, ठीक है। जब आप 0.77 को इंटू 2 करेंगे तो व्हाट वी विल हैव 1.54 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। पर अगर हमें कार्बन क्लोरीन बॉन्ड को देखना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि कार्बन और क्लोरीन के कोवेलेंट रेडियस को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। तो जब हम फ्रॉम अबो डेटा या फ्रॉम अबो एक्सप्लेनेशन द बॉन्ड, चलिए ये पोर्शन सेपरेट करते हैं, द बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन क्लोरीन बॉन्ड शुड बी, क्या होना चाहिए, व्हाट यू प्रेडिक्ट, मैसेज करें क्या होना चाहिए, देखिए कार्बन का रेडियस कितना है, कोवेलेंट रेडियस 0.77, तो हम क्या करेंगे, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड में हम क्या लेंगे, सम लेंगे, सम ऑफ कोवेलेंट रेडियस। किस किस का सम लेंगे, ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड प्लस क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड। कार्बन कार्बन का कोवेलेंट रेडियस कितना है, 0.77 एंगस्ट्रॉम प्लस क्लोरीन का 0.99 एंगस्ट्रॉम। अब दोनों को अगर ऐड करें तो व्हाट शुड बी द बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन क्लोरीन बॉन्ड, इट शुड बी इक्वल टू 1.76 एंगस्ट्रॉम। 1.76 एंगस्ट्रॉम शुड बी बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन क्लोरीन बॉन्ड। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? देखिए ये इन्फॉर्मेशन इधर से रिपीट करता हूं मैं कि बाय एडिंग प्रेडिक्शन ऑफ बॉन्ड लेंथ फ्रॉम कोवेलेंट रेडियस, कि अगर हमारे पास कोवेलेंट रेडियस मिला हुआ है तो हम क्या करेंगे कि दोनों एलिमेंट्स जो बॉन्ड बना रहे हैं, वेदर दे आर द सेम एलिमेंट्स और दे आर द डिफरेंट एलिमेंट्स, हम उसके कोवेलेंट रेडियस का क्या करेंगे, सम करेंगे, ठीक है। तो हमें बॉन्ड डिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। अगर बॉन्ड डिस्टेंस मिला हुआ है और एक एलिमेंट का कोवेलेंट रेडियस मिला हुआ है तो दूसरे का बॉन्ड लेंथ से माइनस कर दें तो अननोन जो आपको रेडियस है, कोवेलेंट रेडियस वो भी मिल जाएगा, ठीक है। हमने ये देखा कि कार्बन कार्बन जो बॉन्ड डिस्टेंस है वो इतना है, इसको हाफ करेंगे तो हमें कोवेलेंट रेडियस मिला, और कार्बन का कोवेलेंट रेडियस ये है, क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड डिस्टेंस ये है, इसको हमने हाफ किया डिवाइडेड बाय 2 तो हमें क्लोरीन का जो है कोवेलेंट रेडियस मिला। अब हम इस इंफॉर्मेशन से कार्बन और क्लोरीन बॉन्ड का डिस्टेंस हमने फाइंड किया जो कि 1.7 आया। ये एग्जैक्टली इक्वल है जो कि एक्सपेरिमेंटली हम एक्सरे डायफ्रैक्शन मेथड से लेते हैं, ठीक है। बट देखा ये गया है कि जितने पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, पोलर मॉलिक्यूल की जो बॉन्ड लेंथ होती है वह इट इज़ नोटिसेबली रिमार्केबली शॉर्टर देन व्हाट वी कैलकुलेट फ्रॉम दिस थिंग, कि जैसे कार्बन क्लोरीन बॉन्ड का एग्जैक्टली सेम आ गया है बॉन्ड लेंथ, जो कि एक्सपेरिमेंटल भी है और कैलकुलेटेड भी है। पर बात यह है कि एक्सपेरिमेंटल डेटा ये कहती है कि इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस जो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होंगे उनका बॉन्ड लेंथ उतना नहीं होता जितना हम इस तरीके से कैलकुलेट करें, उससे क्या होता है, कम होता है। बाबा ये कमी क्यों आती है? हमें पता है कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस होती हैं। सो उसमें अट्रैक्टिव फोर्स जो है, एक तो चार्जेस डेवलप ही तब होती हैं पोलर मॉलिक्यूल में जब एक मॉलिक्यूल ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, दूसरा कम होता है। तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, तो वो बॉन्ड डिस्टेंस को क्या करेगा, श्रिंक करेगा, थोड़ा छोटा करेगा, ठीक है। तो व्हाट वी राइट हियर कि इट हैज़ बीन नोटिस दैट बॉन्ड लेंथ ऑफ पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, कि हम जो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ए और बी की जो बॉन्ड लेंथ है इट शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ
कोवेलेंट रेडियस ऑफ ए प्लस कोवेलेंट रेडियस ऑफ बी। कह रहा है कि अगर ये बॉन्ड पोलर है तो पोलर बॉन्ड में ये जो डिस्टेंस है जो कैलकुलेट हम कर रहे हैं इस फार्मूला से वो बहुत ही कम होता है एज़ कम्पेयर टू व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द सम। फॉर एग्जांपल कह रहा है कि जो एग्जांपल में द सम ऑफ कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, द सम ऑफ कोवेलेंट रेडियस ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन, कोवेलेंट रेडिया ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन इज 1.52 एंगस्ट्रॉम। कि अगर हम कार्बन और नाइट्रोजन का सेपरेटली कोवेलेंट रेडियस लेके उसको सम करते हैं तो कितना आता है 1.52 एंगस्ट्रॉम। इसमें आपको पता है कि 0.77 किसका है, कार्बन का है, तो रिमेनिंग डिस्टेंस किसका होगा, नाइट्रोजन का होगा। ठीक है, कह रहा कि द एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ इज 1.47 एंगस्ट्रॉम। देखें ये थी कैलकुलेटेड, जो हमने जो डिस्कस किया उस हिसाब से कैलकुलेट करे थे। ये है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इन मीथाइल अमाइन। मीथाइल अमाइन कि ये जो मीथाइल अमाइन है, ठीक है, इसमें ये कार्बन और नाइट्रोजन जो बॉन्ड है इसकी जो बॉन्ड लेंथ एक्सपेरिमेंटली 1.47 आ रही है, और हम जो दोनों के जब कार्बन और नाइट्रोजन का कोवेलेंट रेडियस ऐड करें तो 1.52 आ रहा है। सो डिफरेंस इज व्हाट, आई थिंक 0.05 एंगस्ट्रॉम। अब ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस सिर्फ आपको पोलर मॉलिक्यूल्स में दिखाई देगा, पोलर बॉन्ड में दिखाई देगा। जितनी मॉलिक्यूल की पोलैरिटी ज़्यादा होगी ये डिफरेंस भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। जितना आयनिक कैरेक्टर बॉन्ड में ज़्यादा होगा उतना ये डिफरेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी दिस डिफरेंस डिपेंड्स अपॉन पोलैरिटी और आयनिक कैरेक्टर, पोलैरिटी और आयनिक कैरेक्टर इन अ बॉन्ड। कि बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर पोलैरिटी कितनी है, वी नो दैट पोलैरिटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे डिपेंड करती है कि जितना बॉन्डेड एटम्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना बॉन्ड आपका जो है उसकी पोलैरिटी ज़्यादा होगी। और ये डिफरेंस जो शार्टनिंग इन बॉन्ड लेंथ है, ये जो शार्टनिंग आ रही है, जो डिफरेंस आ रहा है, कितना आपका जो बॉन्ड लेंथ है कितनी वो शार्ट होगी एज़ कम्पेयर टू कैलकुलेटेड। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट, इट ऑल डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना ये बॉन्ड क्या होगा, ज़्यादा श्रिंक होगा, ज़्यादा छोटा होगा, बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी। और आगे हम पढ़ेंगे बॉन्ड एनर्जी में कि बॉन्ड लेंथ छोटी होने से बॉन्ड एनर्जी बढ़ती है। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होगा, एग्जैक्ट बिल्कुल होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल है तो उसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो एग्जैक्टली डबल ऑफ क्या होगी, कोवेलेंट रेडियस होगी। पर कह रहा है कि इन केस ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, इन केस ऑफ पोलर मॉलिक्यूल ये डिफरेंस जो है आता है कि बॉन्ड लेंथ जो हम कैलकुलेट करें उससे कम आती है। ठीक है, तो कॉमन कुछ बॉन्ड हैं जिनकी बॉन्ड लेंथ एंगस्ट्रॉम में, बॉन्ड लेंथ्स ऑफ सिंगल बॉन्ड्स इन एंगस्ट्रॉम। देखिए कार्बन कार्बन बॉन्ड है, ठीक है, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है 1.54 एंगस्ट्रॉम। कार्बन हाइड्रोजन की 1.07 एंगस्ट्रॉम। ये एवरेज वैल्यू दिए हुए हैं डिफरेंट कंपाउंड से। कार्बन ऑक्सीजन 1.42 एंगस्ट्रॉम। कार्बन नाइट्रोजन 1.47 एंगस्ट्रॉम। कार्बन फ्लोरीन 1.38 एंगस्ट्रॉम। कार्बन ब्रोमीन, कार्बन क्लोरीन, कार्बन आयोडीन, उसके बाद ऑक्सीजन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन हाइड्रोजन।
अब नाइट्रोजन हाइड्रोजन की है 1.01 एंगस्ट्रॉम, ऑक्सीजन हाइड्रोजन की है 0.96 एंगस्ट्रॉम, कार्बन आयोडीन की है 2.14 एंगस्ट्रॉम, कार्बन क्लोरीन जो है वो है 1.76 एंगस्ट्रॉम, कार्बन आयोडीन जो है वो तो हो गया, ठीक है। कार्बन ब्रोमीन की है 1.93 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ये तो कि सिंगल बॉन्ड, ठीक है, ये टेबल बुक में दिया गया है, ठीक है, वो मैं आपसे शेयर कर, या आपके पास बुक है, ठीक है। तो दूसरी बात कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑन बॉन्ड लेंथ, हाइब्रिडाइजेशन ऑन बॉन्ड लेंथ और डिस्टेंस, कि बॉन्ड लेंथ पर हाइब्रिडाइजेशन का क्या इफेक्ट होता है। विथ इंक्रीज इन एस कैरेक्टर, with increase in S character in hybridization, bond length decreases continuously। कि आप कोई भी हाइब्रिडाइजेशन यूज़ करें हैं, अगर S कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है तो आपकी बॉन्ड लेंथ क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास है sp हाइब्रिड ऑर्बिटल जिसमें 50% एस कैरेक्टर, sp2 ऑर्बिटल जिसमें 33.33% एस कैरेक्टर, अच्छा sp3 ऑर्बिटल जिसमें 25% एस कैरेक्टर। देखें कि हाइब्रिडाइजेशन का हम रोल कर रहे हैं कि आप यहाँ से देखेंगे एस कैरेक्टर बढ़ रहा है, अगर यहाँ से देखेंगे नीचे आएंगे तो एस कैरेक्टर कम हो रहा है। कह रहा है कि जितना एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा उतनी बॉन्ड लेंथ कम होगी, जितनी बॉन्ड लेंथ कम होगी उतना कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रांग होगा, ठीक है। अब देखिए ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान होगा, इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो है 1.7 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, जो आई थिंक 1.8 है। और जो sp2 हाइब्रिडाइज यानी डबल बॉन्ड वाला कार्बन होगा, ठीक है, ये ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन इन इथाइन, तो इथाइन का कार्बन जो sp हाइब्रिडाइज है कि ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ है 1.08। अच्छा, ये डबल बॉन्ड वाला इसमें sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, ठीक है, इसकी जो लेंथ है 110 यानी 1.10 एंगस्ट्रॉम। और ये जो सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन है, ठीक है, कार्बन सिर्फ सिंगल बॉन्ड बना रहा है, और ये कार्बन sp3 कार्बन हाइड्रोजन के साथ 1.11 एंगस्ट्रॉम। अब आप नोट करें कि जैसे जैसे एस कैरेक्टर कम हो रहा है तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है। तो बॉन्ड वीक कौन सा होगा, ये बॉन्ड जो है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा, और ये बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रांग होगा, ये बॉन्ड क्या होगा, इंटरमीडिएट होगा, यानी नाइदर स्ट्रांग नॉर वीक, ठीक है। सो व्हाट इज़ द रोल ऑफ एस कैरेक्टर, कि जितना ऑर्बिटल में एस कैरेक्टर बढ़ेगा, हमें पता है कि एस ऑर्बिटल की एनर्जी किसी भी फॉर द सेम अजीमुथल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसकी एनर्जी कम से कम होती है बिकॉज इट इज़ नियर टू द न्यूक्लियस। तो जितना एस कैरेक्टर बढ़ता जाएगा उतनी अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ती जाएगी। कार्बन उतना sp जो हाइब्रिडाइज कार्बन है इट इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp2। sp2 कार्बन एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3। इससे क्या होगा कि पोलैरिटी डेवलप होगी। हमें पता है कि अल्काइंस, वन अल्काइंस, टर्मिनल अल्काइंस जिसपे ट्रिपल बॉन्ड हो वो एसिडिक होते हैं, बाकी ये नॉन एसिडिक होते हैं। सो इनकी एसिडिक नेचर इसी वजह से है कि ये बॉन्ड जो है स्लाइटली पोलर होता है ड्यू टू मोर एस कैरेक्टर। तो हाइब्रिडाइजेशन में जितना एस कैरेक्टर बढ़ेगा उतनी आपकी बॉन्ड लेंथ कम होगी, बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रांग होगा। आई होप कि आपको बात समझ आ गई होगी।